हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप लोग? कैसी चल रही भाई अभी तक आप लोगों की पढ़ाई ना? इस बैच में, हमारा ड्रॉपर बैच जब से चालू हुआ है 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। और कल डीसीएस थी। मुझे जहां तक पता है बहुत सारे बच्चों ने डीसीएस मिस कर दी, और डीसीएस मिस करने का जो खामियाजा है ना बच्चों, आप पेपर में नहीं भुगतना चाहोगे। तो जिन भी बच्चों ने डीसीएस को मिस किया है बच्चों, ध्यान रखें, डीसीएस आपकी आईआईटी जेईई प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों, ये जो गलती तुम लोगों ने जो की है या कर रखी है, इसको बच्चों थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। फीचर का बच्चों मैंने कल गंदा वाला फीडबैक भी दिया और कॉल भी आ गया मेरे पास, बट फीचर इज स्टिल देयर। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम इसको इम्प्रूव कर देंगे। तुम कह सकते हो, करवा नहीं सकते, लेकिन कल मूड तो खराब हुआ था। मैं इन लोगों के चक्कर में अपना मूड दोबारा खराब नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उससे इफेक्ट पड़ता है हमारी क्लास पे। ठीक है, सो कल का जो जितना मैं पढ़ा सकता था ना, उतना नहीं पढ़ा पाया मैं, क्योंकि फीचर ने इरिटेट कर दिया था मेरे को ना, इस नए वाले ने। तो मैंने क्या किया कि आज मेरे पास पीपीटी पड़ी हुई थी मेरे पास, जिसमें डायग्राम ऑलरेडी बने हुए हैं। मतलब मैं कोई भी चीज इधर उधर नहीं करूंगा, तो मैं टेंशन मत लेना, पढ़ाऊंगा मैं बच्चों उतना ही बेसिक से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं इरिटेट नहीं हो सकता यार पढ़ाते टाइम। अगर पढ़ाते टाइम इरिटेट होता हूँ ना, तो फिर मेरी मेरी मेरा भी मजा नहीं आता, फिर मेरे को ना क्लास खत्म, फिर पढ़ाया नहीं जाता मेरे से ना। सो मैंने डायग्राम के तौर पे बच्चों बस सिर्फ मैं पीपीटीज को यूज करूंगा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक तो पहले भी पढ़ा रखे हैं, इनकी पीपीटी टाइप वगैरह करवा रखी है। तो डायग्राम के लिए बस यूज करूंगा, क्योंकि मिरर के जो है ना, मिरर को बार बार ड्रॉ करना बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा, क्योंकि वो जब डायग्राम अच्छा नहीं बनता तो मेरे को मजा नहीं आता पढ़ाने में। ठीक है, कल बच्चों मैंने तुम लोगों को ये बता दिया था कि भाई देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर मैंने पढ़ा दिया बच्चों। मैंने ये बताया था कि देखिए जी, हॉलो थिन ट्रांसपेरेंट स्फेयर जो होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लो। वो बच्चों आपके लिए किसका काम करता है बच्चों? स्फेरिकल मिरर का काम करता है। अब उसमें हॉलो स्फेयर का टुकड़ा है, तो उसमें दो सरफेस होते हैं, एक अंदर की तरफ धसा हुआ, एक ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ उभरा हुआ। आप इन दोनों में से जिस सरफेस पर पॉलिश करोगे, उसके हिसाब से जो मिरर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। मैंने बताया कि अगर आप इस उभरे हुए पार्ट पर अगर पॉलिश करोगे, मतलब इधर वाले को ब्लॉक करोगे रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ वाले पर कंसीडर करवाओगे, तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर। अगर आपने अंदर वाले पार्ट पर रिफ्लेक्शन किया, इस उभरे हुए पार्ट पर अगर आप जो अगर अंदर वाले पार्ट पर अगर आपने पॉलिश की, उभरे हुए पार्ट पर आप रिफ्लेक्शन करा रहे, तो उसको बोलते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। मैंने ये कहा था कि बच्चों जी, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, ये बेसिक स्फेरिकल होता है। ठीक है, मिरर जो होते हैं दोनों के दोनों ये स्फेरिकल होते हैं, लेकिन ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रॉपर्ली ओबे करते हैं। तो आप बोलोगे सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे ओबे करेंगे? तो फिर मैंने ये भी बताया था तुम लोगों को। मैंने ये कहा था कि देखो बच्चों, किसी भी पॉइंट पर अगर लाइट आएगी ना, तो उस पॉइंट को उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली लाइन उस पॉइंट पे नॉर्मल का काम करेगी। छोटा सा जो पोर्शन होगा ना, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट कराई है, ये कल वाला रिवीजन करा रहा हूं बच्चों में, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें आज की क्लास में। कल जो मैंने पढ़ा है उसको बस रिवाइज करा रहा हूं। तो मैंने फिर बताया था बच्चों की जो छोटा सा पोर्शन होता है, वो एक किसकी तरह काम करता है बच्चों? एक छोटे से प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। नॉर्मल पता करने के लिए क्या करना है बच्चों? मुझे सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल आ गया, इंसिडेंट रे आ गई, तो हम क्या करेंगे? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के हम पता कर लेंगे रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को बच्चों एज इट इज ओबे करता है। फिर मैंने कुछ और चीजें बताई थी। एक साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोगों ने बच्चों बात की थी। मैंने ये कहा था कि बच्चों, जो मिरर का जो पोल होता है वो ओरिजिन की तरह काम करेगा हमेशा। मतलब आपको पोल पे जाके खड़े हो जाना है। कोई भी अगर डिस्टेंस वगैरह अगर आपको मेजर करनी है ऑब्जेक्ट की, इमेज की, आपको खड़ा हो जाना है बच्चों पोल पे जाके। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो बच्चों एक्स एक्सिस की तरह काम करती है। अब एक्स एक्सिस की तरह काम कैसे करेगी? एक्स एक्सिस बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, नेगेटिव होती है। तो मिरर के केस में एक अच्छी बात है कि जिधर आपने पॉलिश कर रखी है ना, उधर की साइड आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। जिधर आपने पॉलिश कर रखी है उधर की साइड आपका क्या होता है बच्चों? हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। क्यों होता है बच्चों? पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं।
तो मैंने कहा था कि जिधर पॉलिश कर रखी है कभी भी उधर से इंसिडेंट रे आ ही नहीं सकती मिरर के ऊपर। मिरर की इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से आएंगी, जिधर आपने पॉलिश नहीं कर रखी है। तो हमेशा पॉलिश न करने वाली साइड से आएंगी, कभी भी दूसरी साइड से आ ही नहीं सकती। इसलिए बच्चों हमेशा मिरर के केस में जो है पॉलिश वाला सरफेस वाली साइड जो होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और सामने वाली जो साइड होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाली साइड वो नेगेटिव होती है। सारी डिस्टेंसेस ओरिजिन पे खड़ा हुआ बंदा मेजर कर रहा होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा है या कोई इमेज है, मतलब मिरर के पीछे का कोई ऑब्जेक्ट है या इमेज है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव आएगा। ऑब्जेक्ट और हाँ कितने डिस्टेंस पे है क्या चीज, इज इट नेसेसरी टू स्टैंड ऑन द पोल टू सी द इमेजेस। बच्चों देखो, नहीं सुनो, हमने जो रेफरेंस माना है ना, रेफरेंस दैट इज आवर पोल। पोल को हमने रेफरेंस माना है। ऑब्जर्वर कहीं भी हो सकता है, मतलब रेफरेंस के टर्म में बोल रहा हूँ। सारी डिस्टेंसेस जो मेजर करोगे ना आप विद रिस्पेक्ट टू पोल मेजर करोगे, ठीक है। पोल से सारी डिस्टेंसेस अपन जो है डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है तो वो बेसिकली हम पोल से डिफाइन कर रहे होते हैं। पोल पे हमने ओरिजिन को कंसीडर कर रखा है, अगर क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो। मतलब जब डिस्टेंसेस मेजर करने की बात आएगी ना, तो आप सारी की सारी स्टार्टिंग कहां से करोगे, पोल से। तो आपको ये तो पता लगना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे पता लगेगी। पोल से खड़े हो तुम, पोल से अगर मिरर के पीछे की तरफ जाना है तो तुम समझ जाओगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं। पोल से मिरर के सामने की तरफ जाना है तो तुम समझ जाओगे नेगेटिव डायरेक्शन। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट इज द पोल। तो बच्चों जो यू और वी होते हैं ना, वो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के, ठीक है। यू एंड वी, यू और वी का साइन जो डिसाइड होगा बच्चों, कहां से डिसाइड होगा, क्या तुम्हें समझ में आ गया कि यू और वी का साइन जो कहां से डिसाइड होगा। पोल से यू और वी को मेजर करना है। पोल से अगर आप मिरर के पीछे की तरफ जा रहे हो तो यू या वी जो भी लिख रहे हो वो पॉजिटिव का होगा आपका, और पोल के सामने आ रहे हो बच्चों यू और वी नेगेटिव होगा। यस, डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने के लिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बोला है कि पोल से स्टार्टिंग करनी है यू और वी को मेजर करने की। समझ गए। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, साइन कन्वेंशन बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है इसका ना, इसलिए बच्चों मैंने इसको इस तरीके से बताया है। पॉलिश्ड साइड नेगेटिव। यार अब तुम मेरे को बताओ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये एप्पल है तो तुम बोलोगे नहीं सर आम है, क्यों? क्योंकि सर, अरे मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से बताया कि पॉलिश साइड के पीछे की तरफ मैंने क्या, किसी बच्चे को इसमें कोई क्लियर करने में मैंने कोई कसर छोड़ी कि पॉलिश साइड के उधर की तरफ वाली, पॉलिश साइड के पीछे मतलब उधर की तरफ मिरर के पीछे की साइड में हम पॉजिटिव लेंगे, फिर ये क्वेश्चन कैसे आ गया कि पॉलिश साइड नेगेटिव होगी? का दिमाग के घर में रख यार, इतना प्यार से कल पढ़ाई हुई चीज को रिवाइज करवा रहा हूँ, कल समझाई हुई चीज को रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके ऊपर से मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई बच्चों। तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कंफ्यूजन आपका दूर हो गया बच्चों, सारा की सारा? ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कंफ्यूजन दूर हो गया बच्चों आपका। यू और बी बच्चों, और बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस मान लेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ जनरली नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली हम ऐसे करके चलते हैं। तो यू वी साइन वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों, ये तुम्हें मैं सारी की सारी चीजें समझा के चला गया था। फिर मैंने ये कहा था कि इसमें भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं, तो मैंने एक पैरेलल रे का रिफ्लेक्शन कराया था कल, जो कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई थी, नॉर्मल के साथ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई थी। और मैंने कहा था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हर एक रे जो है फोकस से पास नहीं होती। तुम लोगों ने आंसर किया था उसका, आपने R/2 जिसका बोला था, ठीक है, जो तुम्हारा आंसर गलत हो गया था। चलो बच्चों, तो फिर यहां तक हम सारी की सारी चीजें पिछली क्लास में जो पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज की क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा इमेज कैसे फॉर्म करता है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन अगर अभी भी किसी को है तो उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू दूर कर लेंगे। आपको मतलब मैं ये चाहता हूं कि आज की क्लास के बाद मिरर का क्वेश्चन अगर होना और उसमें पोजीशन पूछी हो इमेज की, आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन बचना नहीं चाहिए। ठीक है, आज की क्लास के बाद किसी भी तरीके का कंफ्यूजन बचना नहीं चाहिए। सो ये था बच्चों आपका कल का रिवीजन, एक क्विक रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है। बाद बाकी हमारा प्लेन मिरर बच्चों कंप्लीट हो चुका है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अभी इमेज फॉर्मेशन से पहले बच्चों मैं आप लोगों को कुछ और पढ़ाने वाला हूं, मतलब ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे लगते हैं, कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नए टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूं। पहले तो मैंने पहले बता दिया बच्चों, डायग्राम बना के लेके आया हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि इनमें टाइम लगता है, लेकिन आपको ये सारे के सारे डायग्राम बच्चों बनाने हैं। ठीक है,
आपको ये सारे के सारे डायग्राम बनाने, पोल वगैरह और ये फैंसी चीजों के पीछे मत भागना भी मेरी क्लास में, मतलब ठीक है तुम ड्रॉ करो, मस्ती थोड़ी चल रही है यहाँ पे। पोल दो सर, पोल में मजा आएगा, फील आएगा सर नहीं, कोई पोल वोल नहीं होगा। आप लोगों को आंसर करना है, ड्रॉ करना है डायग्राम। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चों, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। सो बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो बच्चों जल्दी से। ये बच्चों हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये हो गया बच्चों पोल, ये इस कॉनकेव मिरर का हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे आई बच्चों इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी बच्चों, ये कहलाएगी इस पॉइंट पे नॉर्मल। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, नॉर्मल के साथ उसका एंगल जो है 45 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री के बराबर आ गया। आपको ये बताना है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस दिस रे विल सफर, कितने रिफ्लेक्शन ये वाली रे जो बच्चों सफर करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस पर रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर होगा तो वो देख लीजिए आप जो है कैसे आएगा, ठीक है। तो आप सारे बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया बच्चों। कल बच्चों हमने आई के साथ किया था, आज हम इसको मतलब कल तुम्हें पता है ये आई एंगल दिया था हमने, ठीक है। तो सी से उस पॉइंट की डिस्टेंस जो थी, जो ए पॉइंट जिसको बोला था, याद है आपको, r/2 cos i आई थी, याद है आपको कल डिस्टेंस जो आई थी, कल वाला जो केस कराया था मैंने। अब जिन बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं देखी होगी ना, डीसीएस नहीं देखी होगी और फिर करके भी नहीं आए होंगे क्लास के होमवर्क को, मतलब क्लास को पहले देख के आना चाहिए था, ठीक है। तो उनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन तो मैंने अपनी तरफ से करा ही दिया है। आंसर आ गया बच्चों इसका, बड़े आराम से तुम लोगों ने इसका आंसर क्या फाइंड कर लिया बच्चों, 2 नोट कर लिया बच्चों आपने, इस क्वेश्चन को नोट भी कर लिया। ये ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लाइन लिखो, डायग्राम बनाओ और बच्चों आंसर लिख लो 2, ठीक है। कैसे होगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन, बच्चों ये जो है ना इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री के बराबर। तो इस जगह पे क्या लगेंगे बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज इट इज लगेंगे। तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही है उतना ही रिफ्लेक्टेड बनाएगी, मतलब रिफ्लेक्टेड वाली रे जो है इंसिडेंट वाली के साथ 90 डिग्री एंगल पे जाएगी। और किधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ। तो 90 डिग्री एंगल का मतलब हो गया, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी बच्चों। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, ये एंगल बच्चों 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगर आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, इस वाली डिस्टेंस को, तो तुम देखो इस वाले फॉर्मूले में ना, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं तो तुम देखो इस वाले फॉर्मूले में cos 45 फुट कर दो, देखो r/√2 आ रहा होगा ये वाला डिस्टेंस ना, तो ये r है, तो r/√2 के बराबर आ रहा होगा। क्या ये हमेशा r के बराबर आते हैं बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रे जो है फोकस के पास होती है, नहीं होती। ये तुम्हारा बहम दूर हो गया, अब कंफ्यूजन तुम्हारा ये दूर हो गया कि हमेशा तुमने जो रट्टा मार रखा था कि f/2 से मतलब r/2 से जाएगी, r/2 से नहीं जाती। अब बच्चों यहाँ पे आई ये वाली रे ना, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि अगर यहाँ पे आई तो यहाँ पे आप एक और ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे, सेंटर से बच्चों इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करवाओगे, नॉर्मल हो गया बच्चों ये वाला, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल भी बच्चों 45 डिग्री के बराबर है, ये भी r के बराबर है, और ये बच्चों r/√2 के बराबर है। तो क्या ये एंगल भी 45 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा, ये भी 45 डिग्री के बराबर था बच्चों, क्योंकि ये और दोनों पैरेलल थे, ठीक है बच्चों। 45 मैंने पता है क्यों बोला, तुम्हें पता है ये r है और ये तुम्हें पता है कि r/√2 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तुम्हें पता है r cos थीटा r/√2 के बराबर होना चाहिए, मतलब ये थीटा जो ये वाला एंगल है 45 के बराबर आ जाएगा। ये 45 के बराबर आने का क्या मतलब हुआ बच्चों, ये भी 45 के बराबर होगा नहीं होगा। आपने कहा सर हाँ ये भी 45 के बराबर होगा। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब ये नॉर्मल हो गया बच्चों, ये इंसिडेंट रे हो गई, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री हो गया, जिससे इंसिडेंट एंगल बोल रहे हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों क्या होगा, अगेन 45 के बराबर होगा, और ये बच्चों ऐसे करके निकल के चली जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ये कितने सफर करेगी बच्चों, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 2 सफर करेगी, और ये बच्चों बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट द पॉइंट बच्चों। तो ऐसा नहीं है बच्चों के हर एक रे जो है ऐसे करके निकल जाएगी, ठीक है। जो रे निकलती है ना हम उसमें भी आएंगे, जिनके लिए तुम लोगों ने फोकस वगैरह डिफाइन किया ना बच्चों, उनके साथ कुछ खास बात होती है, वो रेज बच्चों कुछ खास होती हैं, उनके साथ कुछ खास कंडीशन लग रही होती है, ठीक है बच्चों। तो ये एंटी पैरेलल होगी। डेविएशन अगर आपसे कोई पूछे तो बच्चों इसमें डेविएशन पाई के बराबर होगा, इसकी डायरेक्शन बच्चों उल्टी हो गई है, ठीक है, तो इसका डेविएशन जो होगा वो पाई के बराबर होगा। लिख लिया बच्चों आपने, सब बच्चों ने क्वेश्चन को लिख लिया, कोई
ऐसा तो नहीं लग रहा कि स्लाइड से पढ़ा रहा हूं तो मतलब लिखने में कोई परेशानी आ रही है? प्रॉपर टाइम दिया बच्चों मैंने तुम लोगों को, ठीक है? लिख लो आराम से, लिख लिया? मैं बिल्कुल नहीं चाहता था बच्चों ना ये सब इंट्रोड्यूस करना, ये चीजें, पर प्रॉब्लम ये आ गई कि वो जो है इन्होंने वो फीचर जो है चेंज कर रखा है इसके चक्कर में, ठीक है? चलो बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चों। सो अब इस वाले केस में क्या कर दिया बच्चों, हमने एंगल को और बढ़ा दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे इस वाले केस में ये डिस्टेंस पूछूं और इस वाले केस में ये डिस्टेंस पूछूं, कौन से वाले केस में ज्यादा होगी डिस्टेंस? इस वाले केस में डिस्टेंस कितनी होगी? इस वाले केस में कितनी होगी बच्चों? r/√2 के बराबर, r/√2 के बराबर होगी बच्चों। मतलब आप इसको कह सकते हो r/1.41 के करीब, ठीक है? इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी? r sin 60 के बराबर, मतलब √3r/2 के बराबर बच्चों। कौन सी वाली वैल्यू बच्चों ज्यादा होगी? मतलब मेरे को बता सकता है ये डिस्टेंस ज्यादा होगी या पिछले वाले केस में डिस्टेंस ज्यादा होगी? इस वाले केस में बच्चों डिस्टेंस ये ज्यादा होगी इस वाले केस में। मतलब अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना है, अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना है, जैसे इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पैरेलल रे का, किसका? पैरेलल रे का। सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे है, अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे बड़ा करना है तो उसको मुझे दूर लेके जाना है। देखो यहाँ 45 डिग्री था तो ये डिस्टेंस कम है, आपने ये डिस्टेंस और बढ़ाया होगा तब जाके 60 डिग्री आएगा। अरे समझ में आ रहा है बच्चों ये? अच्छा ये बताओ मेरे को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते नहीं होते? दोनों एंगल बराबर होते हैं बच्चों, ये और ये, ठीक है? दोनों एंगल बराबर होते हैं। अगर मैं एक रे पास में भेजूं, यहाँ पे भेजूं बच्चों ना, ये यही चीजें बच्चों एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट्स में डिफरेंस ला देती हैं। ये ऑब्जर्वेशन, ये बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज, उसने एनालिसिस इस तरीके का कर रखा है कि कब क्या फर्क पड़ेगा, हर चीज का चीजें क्लियर है उसको। ये यही डिफरेंस लाती है बच्चों रैंक में ना। अगर मैं एक रे ये वाली भेजूं, मुझे बताओ कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? आपको ये समझ में आ रहा है कि इसके लिए नॉर्मल ये होगा और ये एंगल बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और ये इसके बराबर होगा। तो मतलब रे जितना प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों उतना ही कम होगा, ठीक है ना? ये बात क्लियर हुई तुम्हें? सो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर होगी उतना ज्यादा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता जाएगा, ठीक है? तो ये बच्चों एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे क्लियर करना था। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। For the given figure, find the number of reflections suffered by the ray. और ज्यादा दूर आई ये रे, आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बताने कि कितने रिफ्लेक्शन ये सफर कर रही होगी। एंड ऑल्सो फाइंड द डेविएशन सफर्ड बाय द रे। आपको बच्चों इसका डेविएशन भी बताना है। व्हाइट स्क्रीन पे बच्चे मिरर वगैरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करा रहा हूँ, ठीक है? ये मिरर वगैरह के कुछ क्वेश्चंस हैं बस। ये एक बार फीचर चेंज हो जाए तो मैं तो उसी को पढ़ाऊंगा तुम्हें, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना लिख लिख के। कुछ दिन एडजस्ट कर लो, आज भी मैं और फीडबैक डालूंगा दोबारा से ना। देखिए आर प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होता। आर का आर तो क्या, रेडियस ऑफ अपर्चर है। अपर्चर मतलब ये वाली हाइट, ठीक है? अच्छा तुम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बच्चों आप लोगों ने? इसमें कितने आ रहे हैं रिफ्लेक्शन? कुछ बच्चे एक बता रहे हैं, कुछ दो बता रहे हैं, कुछ तीन बता रहे हैं। मतलब तीन अब मेजोरिटी माने लगे हैं ना, तीन। चलो बच्चों तो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसको डिस्कस करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। मेरे को बच्चों एक बात बताओ, ये एंगल अगर 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि दोनों रे पैरेलल है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा? आपने कहा हाँ सर, ये 60 के बराबर होगा। बच्चों ये जो लेंथ है किसके बराबर है? आर के बराबर है। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर है। बच्चों ये जो है ना
पहले तो 60 डिग्री एंगल पे जाएगी यहां से ना, ये जो रे निकलेगी ना यहां से, वो 60 डिग्री एंगल पे जाएगी और वो बच्चों इस लाइन को कहीं कट करेगी। कौन सी वाली लाइन को? इस वाली लाइन को। आपको पता है जिस पॉइंट पे कट कर रही होती है, ये जो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कट कर रही होती है उसको अपन सी ए डिस्टेंस बोलते थे और आर बाई 2 कॉस आई के बराबर आता था बच्चों। ये आई की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री के बराबर हो गई और अगर हम उसको पुट कर देंगे तो सी ए इज इक्वल टू आर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? तो सी ए की वैल्यू बच्चों आर के बराबर आ गई। मतलब ये हुआ कि जो रे रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट को कट करेगी ना, इस लाइन को कट करेगी, वो 60 मतलब आर डिस्टेंस पर कट करेगी। तो तुम्हें पता है आर डिस्टेंस तो ये भी होती है बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर के बराबर होती है। तो मतलब ये हो गया कि ये वाली रे यहां से रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई आप सारे बच्चों को? अच्छा, दूसरा भी तरीका था बच्चों, आप ऐसे भी कह सकते थे कि देखिए जी ये 60 डिग्री एंगल है और ये भी 60 डिग्री एंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना था, ये आर के बराबर था तो ये भी साइड आर के बराबर ही होनी थी। ठीक है, ऐसे करके बनाना था आपको। क्या ये बात समझ में आ गई आप सारे बच्चों को? पोल पे आएगी बच्चों। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच रे इज इंसिडेंट एट द पोल। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए 60 डिग्री। अच्छा, तुमने एक चीज देखी, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो रे जो है आर बाई 2 डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करती है, जिसको तुम फोकस बोलते हो, तुम जो कल मैंने जिसका एनालिसिस करवाया था। एंगल जब 45 डिग्री कर दिया बच्चों हमने, एंगल को बढ़ाया, तो आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू और आर बाई 2 में कौन बड़ा होता है? आर बाई रूट टू। मतलब वो इधर कट की थी 45 डिग्री एंगल, जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे थे ना बच्चों, तो वो कट करने वाली जो पोजीशन थी ना, वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रही थी, पोल की तरफ, और 60 डिग्री पे तो बच्चे पोल पे पहुंच गई। जितना इस एंगल को बढ़ा रहा हूं बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट कर रही है वो उतना ही पोल की तरफ भाग रहा है वो पॉइंट। ये भी समझ में आया तुम्हें? ये भी समझ में आया? ओके। एक चीज और बोल सकते हो कि अगर सिंपली आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे दिया जाए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दी जाए, तो एक बात तो पक्का है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आर बाई 2 से ज्यादा डिस्टेंस या उसके बराबर डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेगी, उससे इधर नहीं होगी, फोकस से इधर नहीं होगी बच्चों। मतलब ये जैसे ये डिस्टेंस अगर आर बाई 2 के बराबर है ना यहां से यहां तक की, तो कोई भी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब जिसको अपन फोकस बोलते हैं ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से नहीं जाएगी। ये वाली बात समझ में आई? पैरेलल, ये वाली पैरेलल वाली रे के लिए बात कर रहा हूं बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है? ओके, तो ये बच्चों यहां से आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो ये वाली बच्चों इधर चली गई, जितना ज्यादा एंगल होगा ना बच्चों उतना ही ज्यादा ये उधर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं बच्चों ना। क्या सर पेन पेपर बेंच रखे यार, मेरे घर में कोई चूड़ियां पहनता नहीं ना, इस पे तो महाभारत हो जाएगी भाई समझ रहे हैं? ओके बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि जिस जगह पे अब ये वाली जो है ना, ये वाली जो रे है ना, रेड वाली रे बच्चों, रेड वाली रे इंसिडेंट रे कहलाएगी बच्चों पी वाले पॉइंट के लिए। पी वाले पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे कहलाएगी बच्चों। ठीक है, आपने कहा कि हाँ सर, क्या ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे नॉर्मल का काम कर रही होगी? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 60 के बराबर। तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों कितने एंगल पे जाएगी? 60 पे जाएगी। तो बच्चों एक तरीके से तुम्हें ये भी दिखाई दे रहा है कि सिमेट्रिक केस बनेगा। आपने कहा सर हाँ, और फिर अगेन तुम बच्चों यहाँ पे अगर तुम इसको इस तरीके से ड्रॉ करोगे, नॉर्मल हो गया बच्चों ये यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल हो गया, ये आर के बराबर है, ये आर के बराबर है, तो ये भी बच्चों 60 के बराबर होगा, ये 60 के बराबर होगा बच्चों। फिर मतलब तुम समझ गए होंगे कि सिमेट्रिकली जाएगा फिर तो सब कुछ, और ये बच्चों ऐसे करके निकल जाएगी। सो हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस आर सफर्ड बाय द रे? 3। ठीक है, तो बच्चों 3 रिफ्लेक्शंस आर सफर्ड बाय द रे। लो भाई, नहीं ये वाला डायग्राम यहाँ पे नहीं होगा कटना। मैंने ये भी ट्राई करके देखा था, ब्लैक बैकग्राउंड पे ना ब्लू, ये एक्चुअली क्या है, उसने डायग्राम जो ड्रॉ किया ना मेरे ऑपरेटर ने, उसके पिक चिपका रखे हैं, तो ये डायग्राम ब्लू कलर का आएगा उधर ना, ब्लैक पे ब्लू अच्छा नहीं लग रहा था उधर ना, क्लियर नहीं था।
मैंने ये भी ट्राई करके देखा था, मैंने कहा ब्लैक बैकग्राउंड रखते हैं, अपनी पीपीटी पे मैं लेके आने वाला था, ब्लैक पर ब्लू फिर अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा फोटो नहीं दिख रहा, डायग्राम तो दिख रहा है तेरे को, मेरे फोटो का क्या करेगा? मेरे साथ फोटो खिंचाने आ जाइयो 1 साल बाद। डन बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने, सबने बना लिया? मैं तो तुम्हें वो डायग्राम नहीं क्लियर था ना, इसलिए मैं इसको जूम कर रखा था। करो भाई जल्दी से, लिखो इसको, ठीक है। 3 कैसे हुए? मतलब बच्चे ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि सर 3 कैसे हो गए रिफ्लेक्शन, मतलब ये तो कितने लगने चाहिए, तेरे को कितने लग रहे हैं इसमें रिफ्लेक्शन? क्या तो इसको एक रिफ्लेक्शन बोलेगा? क्या तो इसको एक रिफ्लेक्शन बोलेगा? क्या तो इसको एक रिफ्लेक्शन बोलेगा? क्या तो इसका आंसर 4 करेगा? कुछ नहीं, मेरे को प्लीज सजेस्ट, तुम उस चीज को छोड़ो, मैं ऑलरेडी फिर उस डायरेक्शन में जाती है चीजें, ऑलरेडी चीजें खराब होती है। काम चल रहा है अपना, बढ़िया से चल रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो यार लाइफ में। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द गिवन फिगर फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस सफर्ड बाय द रे। बच्चों, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सफर्ड बाय दिस रे कितने होंगे बताओ जल्दी से। इस वाले में ना 75 डिग्री पे आई है, और दूर है बच्चों ना, ये और दूर है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सफर्ड बाय द रे। 1 2 3 6, 6 भी आ रहा है हमारे बीच में ना, 2 3 5, अरे वाह, इतने सारे आंसर, वैरायटी तो पूरी मेंटेन कर रखी है, बस 4 रह गया, 4 किसी ने नहीं बोला। 2 आ गया, 4 भी आ गया, 4 43, तो बहुत आगे निकल गया। हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने, सबने ट्राई इस वाले को? अच्छा, ऑप्शन में 1 3 5 6 थे, तो कर लिया आपने, ट्राई कर लिया बच्चों, सारे बच्चों ने, सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया, ठीक है। रिफ्लेक्शन ही चल रहा है अभी, तो मिरर स्टार्ट भी नहीं हुआ बच्चों पढ़ाना, ठीक है, मिरर को पढ़ाना भी स्टार्ट भी नहीं हुआ। चलो करें बच्चों, डिस्कस करें इस वाले को, ठीक है, इस वाले को डिस्कस करें, कितने कितने आएंगे बच्चों, वो भी अपन को पता लग जाएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को? सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि ये अगर 75 डिग्री के बराबर है तो ये वाला एंगल भी 75 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है भाई, ये 75 डिग्री के बराबर होगा। देखो बच्चों, जब ये एंगल 60 के बराबर था ना, तो रिफ्लेक्टेड रे पोल से पास हो रही थी। अगर आपने एंगल को बढ़ाया तो अब तो पोल से क्या इधर जाएगी बच्चों, यहां से कहीं से पास होगी, यहां से, यहां से। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं यहां पे ऐसे इंसिडेंट हो जाएगी, ठीक है ना। ये एंगल कितना होगा बच्चों? ये एंगल 75 डिग्री के बराबर होगा, 75 डिग्री के बराबर ही होगा ना। आपने कहा कि सर यहां से इसको ज्वाइन कर दो ताकि नॉर्मल पता लग जाए आपको, मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल, ये इस जगह का नॉर्मल हो गया बच्चों, जहां पे इंसिडेंट हो रही होगी ना, वहां का नॉर्मल हो गया।
क्या आपको ये पता है बच्चों, ये आर के बराबर है तो ये भी आर के बराबर होगा, दोनों आर के बराबर होंगे बच्चों नॉर्मल, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर से किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले। तो ये अगर 75 है बच्चों, तो ये एंगल भी 75 डिग्री के बराबर होगा। ये किसी बच्चे को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आपने कहा यस सर, इसकी ये भी 75 डिग्री के बराबर ही होगा। तो 75 और 75 होता है बच्चों 150, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा बच्चों, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर होगा। तो अभी इधर 45 डिग्री बचा हुआ है। मुझे बताओ कि इस जगह पे, इस वाले पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे है वो कौन सी वाली है? रेड वाली। 75 क्यों होगा? क्योंकि यार आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना यार, ये आर है, ये भी आर है, तो ये आर और ये आर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना बच्चों, ये यहाँ पे नॉर्मल का काम कर रही है। जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे रेड वाली है, इस वाले पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे है वो रेड वाली है। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 75 डिग्री। तो बच्चों रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल अगेन कितना होगा? 75 डिग्री होगा ही नहीं होगा? तो फिर ये बच्चों रिफ्लेक्टेड वाली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाली रे यहाँ पे ऐसे निकलेगी, कितने एंगल पे निकलेगी? 75 डिग्री पे। आपने कहा कि सर ये यहाँ पे कहीं पे इंसिडेंट हो रही होगी, तो बच्चों मैंने क्या किया कि फिर से मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, मतलब यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल हो गया बच्चों यहाँ का। मुझे ये बताओ कि अगर ये नॉर्मल है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होंगी, अगेन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बच्चों ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अभी भी 75 डिग्री के बराबर ही होगा। तो ये 75 और ये 75, तो इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, मतलब ये 30 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा? आपने कहा हाँ सर, ये 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 15 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा? ये 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी बच्चों, यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 75 डिग्री पे निकलेगी इस ब्लू वाली लाइन से। 75 और 15 कितना होता है बच्चों? 90 के बराबर। मतलब इधर से जो लाइन बनाओगे ना तुम, ऊपर वो रिफ्लेक्टेड वाला एंगल और वो 15 डिग्री मिला के कितने हो गए बच्चों? 90 के बराबर हो गए। तो 90 के बराबर हो गए तो बच्चों यहाँ पे जो एक और ट्रायंगल बन रहा होगा ना, ये वाला, क्या ये एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में भी 180 डिग्री होना चाहिए एंगल, ठीक है। तो ये बच्चों ऐसे करके परपेंडिकुलरली यहाँ पे आएगी। फिर बच्चों यहाँ पे जो है इसका दोबारा से वही सेम तरीके के रिफ्लेक्शन होंगे, ये यहाँ पे एक और रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से, फिर एक और रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, और यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है सिमेट्रिकली ऐसे निकल के चली जाएगी। सो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 विल बी द आंसर, ठीक है। वर्चुअल क्यों नहीं होगा? अब बच्चों दोबारा से खुद से सोचिए, इसमें मैंने क्या ऐसा बोला है जो आपको समझ में नहीं आया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं पता है तो फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो भाई दुखी कर देगा तुम्हें। मैंने कहा कि देखो भाई, तुम्हें सब दिमाग खोल के रखना पड़ेगा भाई, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। मैंने ये बोला कि ये रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही थी, ये ब्लू वाली लाइन नॉर्मल का काम कर रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। मैंने कहा अगर ये 75 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 75 डिग्री एंगल बना रही होगी, ठीक है। आपने कहा यस। अब मुझे पता है कि ये एंगल जितना, देखो बच्चों एक बात बताओ कि मान लो ये 60 डिग्री एंगल है, तो इधर से 60 पे जाएगी बच्चों ये वाली रे, ठीक है। अब अगर ज्यादा कर दोगे इस एंगल को, 75 कर दोगे, तो ये इधर जाएगी ना यार 75, तो इनके बीच में जो 120 डिग्री एंगल और 150 डिग्री एंगल में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? कोई चीज ऐसे आई 120 पे गई, ये 120 है, कोई चीज ऐसे आई 150 पे गई, तो 150 वाली बच्चों ज्यादा तिरछी जाएगी ना, तो यहाँ 75 पे आई, 75 पे जाना है, तो मतलब इस आने वाली डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड वाली के बीच का एंगल 150 होना है। जब पिछली बार 60 वाले केस में क्या था, 120 डिग्री था, मतलब 60 इधर 60 इधर, तो वो पोल पे पहुंची थी। अब आने वाली रे तो सेम तरीके की है, लेकिन जाने वाली 150 पे जा रही है, तो क्या वो पोल पे जाएगी? नहीं ना, वो बच्चों पहले ही कहीं इंसिडेंट हो जाएगी ना, इस पे पहले ही कहीं इंसिडेंट हो जाएगी ना यार, वो पोल पे थोड़ी जाएगी।
तो मैंने कहा कि ये जो रे है वो यहाँ पे कहीं इंसिडेंट दोबारा हो गई, ये डॉट 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 जो भेज रहा है ना, मैं तेरे को ब्लॉक मार दूंगा प्रवेश, ये हरकतें मत करो मेरी क्लास में, ठीक है? ये इस तरीके की हरकतें मत करो भाई। सो ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को कि ये वाली यहाँ पे क्यों इंसिडेंट होगी? मैंने कहा ठीक है, तो मैं ये समझ में आ गया सर, हाँ यहाँ पे इस वजह से इंसिडेंट होगी। बताओ जल्दी से क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर मुझे तो आज तक ये पता था कि पैरेलल वाली सिर्फ फोकस से निकलती है, लेकिन अब इतना समझाने के बाद तो समझ में आ गया ना। हम तो दो ही रिफ्लेक्शन के बाद पोल पे पहुंच गए। नहीं, पोल पे नहीं बच्चों, इसमें दिमाग लगेगा, ठीक है? अब तुम चाहते हो कि दिमाग नहीं लगाना है तो ना कराओ फिर ऐसे क्वेश्चंस, क्या मतलब बनता है फिर? 30 डिग्री कैसे आया? ओके, ये तो समझ में आया तुम्हें कि इंसिडेंट वाली 75 डिग्री पे जाएगी और यहाँ पे कहीं इंसिडेंट होगी, मतलब पोल से पहले यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी। आपने कहा हाँ। तो एक नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चों ना मैंने इस वाले पॉइंट पे, ये नॉर्मल का काम करेगा। तो ये वाली साइड की लेंथ क्या है? आर के बराबर, क्योंकि भाई सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आर होगा ना डिस्टेंस उसका, रेडियस के बराबर। ये आर के बराबर होगा नहीं होगा? अब ये वाला ट्रायंगल देखो बच्चों, ये ब्लू वाला रेड वाली लाइन और ये ब्लू वाली लाइन, तो ये आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है। तो बच्चों ये दोनों एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 75, ये 75, 150 हो गया, तो 30 डिग्री होगा ये वाला एंगल। फिर मैंने कहा कि अगेन ये 75 है तो रिफ्लेक्टेड रे दोबारा 75 पे जाएगी। फिर मुझे नहीं पता था वो कहां आएगी, मैंने कहा कि ये 75 है, पर मुझे ये पता था कि वो मिरर पे दोबारा इंसिडेंट होगी। मिरर पे इंसिडेंट होगी तो उसको जब तुम नॉर्मल से ज्वाइन करोगे ना, नॉर्मल के साथ उस इंसिडेंट रे की तरह देखोगे उसको, तो 75 डिग्री एंगल दोबारा आएगा, क्योंकि बनेगा दोबारा भी ट्रायंगल, और ट्रायंगल बनेगा तो ये दोनों साइड फिर बराबर आएंगी। तो ये भी 75 होगा, ये 75, ये 75, तो ये बच्चों ये 30 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे ये पता लग गया कि एक रिफ्लेक्शन के बाद ये 30 डिग्री ये वाली लाइन घूम गई, अगले के बाद 30 डिग्री और घूम गई। तो मैंने कहा कि अगले रिफ्लेक्शन में अब ये सेम चीज रिपीट होती जाएगी। तो 30 डिग्री घूमना है, तो बचा था यहाँ पे 15, तो 15 डिग्री फिर इधर वाला एंगल होगा। तभी देखो हर एक रिफ्लेक्शन में ना ये एंगल 30 के बराबर बन रहा है, देखो ये वाला, ये वाला ना, ये वाला। तो ऐसे करके बच्चों फिर आगे वाली सिमेट्री तो तुम समझ गए होगे। समझ गए बच्चों ये वाली बात? समझ में आई? अगर 90 डिग्री पे आया ना बच्चों, देन देयर विल बी इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस, ठीक है? 90 डिग्री पे आया ना बच्चों, 90 डिग्री पे कब आएगी? जब हेमिस्फेरिकल होगा। अगर हेमिस्फेरिकल होगा ना बच्चों तो 90 डिग्री पे आएगी, मतलब ना 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस कब हो सकता है? इसमें हो सकता है 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, क्योंकि नॉर्मल होगा ये। अब ऐसे आए रहे ना, तो ये हेमिस्फेरिकल होगा, तब ये इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन करती हुई और ये बच्चों ऐसे निकल के चली जाएगी। ठीक है? तो अब ये इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन करती हुई बच्चों ऐसे निकल के चली जाएगी। तो जब पोल पे है तो वहां 30 ही आएगा, पोल पे नहीं है भाई, ये ऐसे निकला है। ये वाला मैंने पार्ट तुम्हें समझाया था, मैंने कहा कि देखो बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 75 है तो ये वाला एंगल 75 के बराबर होना चाहिए, ये 15 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे पूरा 75 था, तो 30 और 30 60, 15 हो गया। तो ये जो जहां पे भी इस लाइन को कट कर रही होगी ना, वो 90 डिग्री पे कट करेगी। क्यों कट करेगी? समझ में आया? 15 और 75 90, तीसरा वाला एंगल भी 90 होना चाहिए। तो ये मुझे ये समझ में आ गया कि परपेंडिकुलरली कट करेगी, मतलब सिमेट्रिक बन जाएगा। अब यार 90 से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो तू जो है ना, फिर तू बना के देख ले यार, 90 से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से बड़ा कैसे बनाएगा भाई? क्या करना चाह रहा है, मतलब ना क्यों करना चाह रहा है ऐसा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 90 से छोटा होगा बच्चों ना, ये ध्यान रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ एंगल होता है, ठीक है? मैक्सिमम टेंजेंशियल रे भेज सकते हो तो, ठीक है? सो दिमाग लगाओ, अच्छी डायरेक्शन में लगाओ, सीखने पे लगाओ, कुछ भी मतलब मत लगाओ। क्या ये तुम्हें समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों समझ में आ गया? या देखो पता है तुम लोगों ने, पता है ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ड्रॉपर वाले फील ही नहीं आ रहा मेरे को ना। तुम अगर चाहते हो कि मैं ड्रॉपर की तरह पढ़ाऊं तो ड्रॉपर वाला फील मेरे को भी आना चाहिए। एक बंदा कह रहा है 15 डिग्री कैसे आया? भाई 75 में से 30 और 30 निकल गया तो 15 ही बचेगा, नहीं बचेगा? सो हर चीज मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें। अरे 75 था पूरा एंगल, 30 ये गया, 30 ये गया, तो 15 ही तो बचा। चल सर इसी क्वेश्चन को एक बार और नहीं,
आप देख लीजिएगा राहुल, ठीक है, देख लीजिएगा। मैंने तुम्हें कल भी बोला था, पहले भी बोला है, ड्रॉ करो। मैं एक्सट्रीम लेवल तक बच्चे की हेल्प करता हूँ, रिपीट मत करवाओ ना यार, फिर तुम छोटे से सिलेबस को कवर करके ही रह जाओगे अदरवाइज ना। चलो बच्चों, अब फोकस डिफाइन कर ले भाई, अब तक तुम लोगों को इतना सारा समझाया मैंने, अब फोकस डिफाइन कर लेते हैं बच्चों ना फाइनली। मिरर पे इंसिडेंट कितनी बार होगा ये कैसे पता चलेगा, ये देखो बच्चों इसमें दिमाग लगेगा, ठीक है, अलग अलग एंगल के केस में अलग अलग दिमाग लगेगा। मैंने तुम्हें 3 केस करा दिए, मुझे लगता है कि चौथा केस आप खुद कर लोगे। आपको सारे केस नहीं करा सकता ना, 80 डिग्री एंगल भी हो सकता था, 70 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने तुम्हें करा दिया कि भाई देखो तीन केसेस में यहाँ तक ऐसे भी सोचना पड़ सकता है। आज से पहले आपने इसको नहीं सोचा था, आज से पहले आपने ये देखे थे क्वेश्चन इस तरीके के, मतलब नहीं देखे थे ना। तो जब आज से पहले नहीं देखे थे तो आप उस डायरेक्शन में सोच भी नहीं सकते थे। अगर 70 डिग्री पे कोई एंगल आए, आपसे कुछ पूछा जाता है कि टोटल डेविएशन कितना आएगा, तो आपका आंसर कुछ का कुछ करके आते तुम लोग ना, आप उसका आंसर कुछ का कुछ करके आते हैं। एक एक फंडा जो इसमें लगता है बच्चों को कई बार ये होता है कि मान लो अगर 80 डिग्री पे आई, सपोज ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें ना, 80 डिग्री पे आई, तो 80 पे आई तो 80 पे जाएगी इधर, तो मुझे पता है कि वो और पहले इंसिडेंट हो जाएगी, यहां तक नहीं पहुंचेगी, यहीं पे जितना बड़ा एंगल होगा ना बच्चों, वो रे उतनी ज्यादा, ये पैरेलल रे उतनी ज्यादा, देखो 45 डिग्री एंगल था तो ये ऐसे गई, ये आने वाली है और ये जाने वाली है। 60 किया तो बच्चों ऐसे हो गई थी, पोल पे पहुंची थी। 100 मतलब 75 किया तो ये और इधर हो गई। जितना एंगल बढ़ाओगे ना बच्चों, तो रिफ्लेक्टेड वाली उतनी इधर की तरफ घूमती जाएगी। अगर ये 80 होगा तो बच्चों फिर ये भी 80 होगा, तो ये फिर बच्चों कितना होगा, 20 के बराबर। ये पूरा एंगल 80 था, तो 20 20 20 20 के 4 बार बनेंगे, और बच्चों वो पोल पे पहुंचेगी, पोल के बाद फिर वो 4 इधर 8 रिफ्लेक्शन होंगे उसमें ना, ठीक है, उसमें 8 रिफ्लेक्शन होंगे। मैं यहाँ पे देखता हूँ ये एंगल कितना बन रहा है, मुझे पता है कि हर बार वो यही चीज रिपीट करनी है। ये जो ट्रायंगल बनते हैं ना बच्चों, ये एक जैसे बनते हैं। ये अगर यहाँ 20 रहेगा तो अगला 20 20 20 20, तो यहाँ 80 है ना, तो 4 ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ पे 4 ट्रायंगल इधर बनेंगे, निकल के चला जाएगा, ठीक है। ओके सर, अगर मिरर बड़ा होगा तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेंगे। ये डिपेंड करता है कि जो रे आ रही है ना, वो कितना दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से। बच्चों अगर आई छोटा होगा, तो मैंने बताया ना बच्चों, 45 डिग्री पे कितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, ओनली 2। मतलब रे प्रिंसिपल एक्सिस के जितना क्लोज होगी ना बच्चों, उतने कम रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। मान लो अगर 30 डिग्री पे आ रही होती, अगर 30 डिग्री होता बच्चों ना, 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, तो और पास होती है, तो ये 30 होता बच्चों। तो बच्चों ये 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता ना, तो ये जो है ना, ये भी 30 डिग्री होता, तो ये ऐसे निकल के जाती बच्चों ना 30 डिग्री पे। आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते थे, ये ऐसे निकल जाती, एक ही रिफ्लेक्शन होता, ठीक है, एक ही रिफ्लेक्शन होता 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे बच्चों एक ही रिफ्लेक्शन होता, 45 पे 2 हो जाएंगे, ठीक है, 30 पे एक ही होगा। तो ये ऐसे करके निकल के चली जाएगी बच्चों ना। मतलब जितना एंगल कम होगा ना बच्चों, उतनी ज्यादा एक ही रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। जितना दूर आएगी बच्चों, भाई देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वायलेट नहीं कर सकते हम ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कहता है भाई, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आज तुम्हें पता लगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कितनी दम है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की दम समझ में आई तुम्हें? तुम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगाया, मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया, ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ पे फोकस की मैंने डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, अभी आएंगे आशुतोष, अभी रुक जा भाई, मैं सब पढ़ा दूंगा तेरे को, तू टेंशन क्यों ले रहा है, ठीक है। फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, बच्चों स्फेरिकल मिरर का फोकस क्या होता है, ठीक है। अब फोकस डिफाइन करते हैं। द इंसिडेंट रेज which are parallel to principal axis with a small, with a very small angle of incidence after reflection meet or seems to meet at a single point on the principal axis. This point is called the focus of the mirror. So बच्चों, parallel rays
आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से तभी पास होंगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा। आई बच्चों स्मॉल होना चाहिए, और जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है ना बच्चों, उन्हीं को बोला जाता है पैरेक्सियल रेज। उन्हीं को बोला जाता है बच्चों पैरेक्सियल रेज, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है। छोटा मतलब 1-2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है, ऐसा मतलब छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली जो है बच्चों, यस, इसको फोकस की डेफिनेशन को लिख लीजिए बच्चों। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोकस। जब रेस पैरेक्सियल होंगी तो वो फोकस से पास होंगी। पैरेक्सियल देखो बच्चों, एक चीज और मैं बता दूं आपको, आपके दिमाग में एक चीज आती है कि पैरेक्सियल रेस मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आती है नहीं आती है? पैरेक्सियल रेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बच्चों आप इसकी डेफिनेशन सर्च करना थोड़ी सी ना, यू विल फाइंड rays with small angle of incidence are called the paraxial rays। ठीक है, so, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि they must be parallel to principal axis, but parallel to principal axis rays with a small angle of incidence are also paraxial। ठीक है, so जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना बच्चों, बड़ी सटीक और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिखी हुई है बच्चों, बहुत सोच समझ के है। लिख लो इसको, the incident rays which are parallel to principal axis with a very small angle of incidence after reflection meet or seems to meet at a single point on the principal axis, this point is called the focus of the mirror। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? नीचे वाली लाइन भी लिख लो बच्चों। नहीं, 60 और 40 वाली पैरेक्सियल नहीं कहलाएंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होना चाहिए बच्चों पैरेक्सियल के लिए ना। Its distance from the center of curvature or pole is equal to r/2 and is called the focal length of the mirror। ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, जो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रेज आई होती है, उनके आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करती है उसको फोकल बोलते हैं। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस r/2 के बराबर होता है, और इसी को बच्चों फोकल लेंथ बोला जाता है। फोकल लेंथ समझ में आ गया बच्चों आपको? ये समझ में आ गया बच्चों, फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ, ये दोनों चीजें समझ में आ गई? लिख लिया बच्चों आप लोगों ने सबने यहां तक? ठीक है, लिख लिया। पैरेक्सियल के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पास होनी चाहिए। यस, आपको मैंने बताया, ये मैंने आपको विजुअलाइज भी कराया कि जितना दूर होगी ना प्रिंसिपल एक्सिस से, उतना ही उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। जितना प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होगी, कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं, पैरेलल रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे बोलते हैं बच्चों कई बार, पैरेलल रेज व्हिच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑटोमेटिकली उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया। ये मैं तुम्हें प्रूव कर चुका हूं, ये तुम्हें मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैंने तुम्हें ये चीज प्रूव कर दी। ठीक है, ओके, सो जो प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ज्यादा क्लोज होती है ना रेज, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, its distance from the center of curvature is called the from the center of curvature or pole is equal to r/2 and is called the focal length of the mirror। क्या ये समझ में आ गया आपको? ओके, जो कॉनकेव मिरर होता है ना बच्चों, उसका फोकस जो है कैसे डिफाइन करेंगे अपन ना, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों ये कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा बच्चों? ये वाला। तो ये एंगल तुम्हें छोटा दिखाई दे रहा है। सो बच्चों, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों फोकस से पास होगी। ये रे बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। अगर एक रे दूर आई बच्चों ना, दूर से आ रही है, ठीक है, मैं थोड़ा एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लो कोई दूर आई, ठीक है, जिसका डिस्टेंस फाइनाइट दे रखा है ये वाला, आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों वो इधर से जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहां से जाएगी, फोकस से नहीं जाएगी। अच्छा, बहुत सारी रेज जो इस रीजन में आ रही होंगी ना, उन सबको ऑलमोस्ट आप इससे जाता हुआ मान लोगे। जो भी रेज बच्चों इसके बिल्कुल नजदीक आ रही होंगी ना, पोल के बिल्कुल नजदीक आ रही होंगी, उनको फोकस से जाता हुआ मान लोगे। माना कि थोड़ा बहुत वो डेविएट हो रखी होंगी, मतलब थोड़ा इधर होंगी, ठीक है, ऐसा कोई शार्प नहीं मिलेगा आपको फोकस। तुम ये बात समझ रहे हो बच्चों?
जितनी रे दूर होगी ना बच्चों, वो थोड़ी सी फोकस से पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जितनी भी रे दूर होगी। ठीक है, ये ऐसे शिफ्ट होती जाएंगी बच्चों। जितना दूर होती जाएगी ना रे बच्चों, उतना ही इधर से निकलती जाएगी। जितना दूर होती जाएगी ना बच्चों, उतना ही इधर से निकलती जाएगी। समझ रहे हो? जितना दूर होगी ना बच्चों, ये रे जितना दूर होगी प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर होगी, वो इधर शिफ्ट होती जाएगी। लेकिन हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, ये केस कंसीडर करते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं बच्चों हर जगह मतलब डायग्राम में तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत है। आप सीधा बनाओगे कि ये जो है ना थोड़ा जूम करके बना रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका भी छोटा है। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो आई क्या है बच्चों, आई स्मॉल है। आई अगर स्मॉल है तो डायग्राम बनाने के लिए तो बच्चों अपन ऐसे दिखाएंगे ना, मैं बिल्कुल एकदम पास पास थोड़ी दिखाऊंगा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है ये पास होगी बच्चों फोकस से। ठीक है, ये फोकस से पास हो जाएगी और ये डिस्टेंस अब इन दिस केस कितनी आ जाएगी बच्चों, ये r/2 के बराबर आ जाएगी, जिसको अपन फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, बीचों बीच में आ जाएगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच में आ जाएगा। क्या आप लोगों को फोकस की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस, आई को अगर छोटा मान लोगे बच्चों तो ये फोकस से पास हो जाएगा। लेकिन एक पंगा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या पंगा हो रहा है कि क्या मैं हर एक पैरेलल रे के लिए ये कह सकता हूं कि ये फोकस से पास हो रही होगी? क्या मैं हर एक पैरेलल रे के लिए, इस पे तो बहुत सारी पैरेलल रे आ सकती है ना बच्चों, ये मिरर जैसे मैंने बनाया, क्या मैं हर एक पैरेलल रे के लिए बोल सकता हूं कि ये फोकस से पास हो रही होगी? मुझे आई को करना पड़ेगा छोटा। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, अगर मैं इसको डी बोल दूं, इसको क्या बोल दूं बच्चों ना, डी, तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि साइन आई जो होगा वो डी डिवाइड बाई आर के बराबर होगा? साइन आई जो होगा बच्चों डी डिवाइड बाई आर के बराबर होगा। आपने कहा हाँ सर, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना ये होगा बच्चों। मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि आई को मुझे छोटा रखना है, स्मॉल रखना है, तो साइन आई की वैल्यू भी बच्चों छोटी आएगी। मतलब डी जो है ना बहुत छोटा होना चाहिए बच्चों आर के सामने। दिस इज द बेसिक कंडीशन बच्चों। ये बात समझ में आई? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, डी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? डी की मैक्सिमम वैल्यू, डी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बच्चों, ये अगर एक मिरर है तो मैंने बताया था कि ये जो डिस्टेंस है ना ये रेडियस ऑफ अपर्चर कहलाती है, याद है आपको? तो जो डी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना बच्चों, दैट इज स्मॉल आर। मतलब स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से बहुत छोटा होना चाहिए। तो आप ऑलमोस्ट हर एक रे को फोकस से पास होता हुआ मान सकते हो। मतलब आपका वो पैरेक्सियल वाला फंडा लगेगा, मतलब जो आपके स्मॉल एंगल वाला जो अप्रोक्सीमेशन है दैट विल बी वैलिड। नहीं, मैंने बोला कि रेडियस ऑफ अपर्चर बच्चों, रेडियस ऑफ अपर्चर ये होता है, ये जो सर्कल बन रहा होता है ना इसकी रेडियस, मिरर है ना ये, जैसे सामने से मिरर दिखाई दे रहा है, तो ये जो सर्कल बन रहा है ना बच्चों, इसका जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अपर्चर। ये समझ में आया तुम्हें? स्मॉल आर जो कल डिफाइन किया था बच्चों, स्मॉल आर रेडियस ऑफ अपर्चर, मतलब जैसे इसका जो कटोरा टाइप का होता है ना ये लेंस, तो ये जो होता है ना इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ अपर्चर। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पैरेलल रे के लिए जो ना, कोई भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से डी डिस्टेंस पे, सपोज कोई भी पैरेलल रे जो है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है किसी भी पैरेलल रे की? मैंने कहा कि भाई देखो लास्ट जो पैरेलल रे कहलाएगी ना वो ये वाली कहलाएगी, यहाँ पे जो आएगी, मतलब जो डी है ना वो इससे छोटा ही रहेगा सारी पैरेलल रेस के लिए। अब आप चाहते हो कि आप ये मानना चाहते हो कि हर एक पैरेलल रे फोकस से पास होती हुई मानना चाहते हो, तो मतलब हर एक पैरेलल रे के लिए आई छोटा होगा। आई छोटा होगा मतलब साइन आई छोटा होगा। साइन आई बच्चों डी डिवाइड बाई आर के बराबर है। मैंने कहा कि देखिए जी डी की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर सकती है, मतलब बहुत सारी पैरेलल रेस होंगी ना। देखो बच्चों ये बताओ मेरे को, यहाँ पे पैरेलल रेस तो मैं बहुत सारी बना सकता हूँ ना यार, ये भी तो पैरेलल रे कहलाएगी, ये भी तो पैरेलल रे कहलाएगी, ये भी तो बच्चों पैरेलल रे कहलाएगी, ये भी तो पैरेलल रे कहलाएगी। इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है ना उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों।
जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज आ रही है उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना तुम दूर जा रहे हो तो आई बढ़ता जाएगा बच्चों, डी की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि आई अभी भी छोटा ही रहे, मतलब जो डी की वैल्यू है, ये जो साइन आई इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई आर है, डी जो है कैपिटल आर से बहुत छोटा रहना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम हर एक पैरेलल रे को फोकस से जाता हुआ मान सकें। ऐसा क्या कंडीशन हो कि हम हर एक पैरेलल रे के लिए ये कॉन्सेप्ट लगा सकें कि वो फोकस से पास हो रही होगी। तो उसकी कंडीशन बच्चों ये है कि जो पैरेलल रे है ना, मैक्सिमम स्मॉल आर डिस्टेंस पे आ सकती है प्रिंसिपल एक्सिस से, रेडियस ऑफ एपर्चर के बराबर डिस्टेंस पे आ सकती है। तो हमने कहा कि जो डी की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है यहाँ पे सारी की सारी पैरेलल रेस के लिए, वो स्मॉल आर के बराबर है। तो डी बच्चों हमें पता था कि अगर हमें आई को छोटा मानना है तो डी जो है छोटा होना चाहिए, कैपिटल आर से बहुत छोटा होना चाहिए। तो अगर डी की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू है किसी भी पैरेलल रे के लिए, अगर वो भी कैपिटल आर से छोटी होगी तो हम हर एक पैरेलल रे को फोकस से जाता हुआ मान पाएंगे। मतलब हमारा जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ एपर्चर अगर कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा हो गया, तो अब आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं होगी कि ये वाली पैरेलल रे फोकस से नहीं जा रही होगी, सारी पैरेलल रे फोकस से जा रही होंगी। आपको फोकस पे सारी के सारी के कन्वर्ज होने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आई बात समझ में? ये बच्चों जो इनकी इनकैपेबिलिटी होती है ना फोकस पे कन्वर्ज होने की पैरेलल रेस की, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है तो ये फोकस पे कन्वर्ज न होने की इनकैपेबिलिटी जो होती है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड द स्फेरिकल एब्रेशन। इस इनकैपेबिलिटी को बोला जाता है बच्चों स्फेरिकल एब्रेशन। जो जितनी दूर होगी वो फोकस से उतना ही पोल की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। तो ये जो रेस का पैरेलल रेस का फोकस पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट न करने का जो डिफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। द इनकैपेबिलिटी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर टू फोकस द पैरेलल रेस इंसिडेंट at large angle is called the spherical aberration। इसमें वो फंडे नहीं लग पाएंगे ना उस तरीके के, सारी रेस को एक जगह पे, अगर कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसका शार्प इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक जगह पे वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा सारी रेस को, ठीक है। तो ये जो इनकैपेबिलिटी बच्चों, इसको स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। आप इसका डायग्राम वगैरह बना लो बच्चों, बना लिया बच्चों आप लोगों ने, ये सारा डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये लिख लेना। और यहीं पे जो साइड में जगह है ना बच्चों, वहां पे ये डेफिनेशन लिख लेना। द इनकैपेबिलिटी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल एब्रेशन की डेफिनेशन लिख लो बच्चों, जल्दी से लिखो, जल्दी से इसको। द इनकैपेबिलिटी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर टू फोकस द पैरेलल रेज इंसिडेंट एट लार्ज एंगल्स इज कॉल्ड द स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, इसको बच्चों स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। वो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, ये तो मैं समझा चुका हूँ। 45 डिग्री 30 डिग्री, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर एंगल बढ़ाते जा रहे थे तो मैं पता था कि वो फोकस पे ना कट करके उधर की तरफ जाती जा रही थी, ठीक है। तो सारी पैरेलल रेस फोकस पे इंटरसेक्ट न करने की जो इनकैपेबिलिटी होती है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन को दूर करने का क्या तरीका है बच्चों? इसको दूर करने का क्या तरीका है? अगर आप चाहते हो स्फेरिकल एब्रेशन मिनिमम हो तो वो कैपिटल आर बच्चों बहुत छोटा रखना पड़ेगा आपको स्मॉल आर से, ठीक है, वो ये वाला फंडा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बच्चों, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आप कह रहे हो कि स्फेरिकल एब्रेशन विल बी मिनिमम इन दिस केस, ठीक है। आप इनको पैरेक्सियल कंसीडर कर पाओगे सारी की सारी पैरेलल रेस को। लिखो भाई जल्दी से लिखो इसको, स्फेरिकल एब्रेशन को। The spherical aberration is the incapability of the spherical mirror to focus the parallel rays incident at large angle is called the spherical aberration। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? ये भी लिख लिया आप लोगों ने? दोनों चीजें नोट कर लो जल्दी से ना। मिरर शुड नहीं, पैराबोलॉइड मिरर जो होते हैं ना बच्चों, पैराबोलॉइड मिरर जो होते हैं ना बच्चों ना, पैराबोलिक जिनका क्रॉस सेक्शन आता है, उनमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता, ठीक है, बट दे आर कॉस्टली एज कंपेयर टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है, वो एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं। एक्सपेंसिव होने की वजह से बच्चों उनको यूज नहीं किया जाता। अगर अगर मतलब बजट अच्छा है आपका देन उनको यूज किया जाएगा, अदरवाइज स्फेरिकल मिरर से काम चला लिया जाता है,
ठीक है, स्फेरिकल एब्रेशन समझ में आ गया बच्चों? आपको स्फेरिकल एब्रेशन समझ में आ गया? इतना देखो भाई, लिखने में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आ रही होगी यार, मैं खूब टाइम दे रहा हूं तुम्हें, इतना सारा टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए, ठीक है। लिख लिया बच्चों आपने? ये लिख लिया, ये भी लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? आर कैसे कम करते? एक बच्चे ने पूछा कि सर आर कैसे कम करेंगे? जैसे मान ले ये कोई स्फेयर है, अगर तूने इसमें से ये पार्ट कट किया, इसका जो आर होगा ना वो ये होगा, स्मॉल आर। अगर तूने ये पार्ट कट किया तो स्मॉल आर ये होगा। तो तू समझ गया ना, अगर तू इस पूरे को मिरर की तरह यूज करेगा तो ये रेज जो है इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, इधर से जो रेज आ रही होंगी ना ऐसे, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा होगा। लेकिन तू इतने पार्ट को यूज करेगा तो तू समझ रहा है, तू सिर्फ इन्हीं रेज को कंसिडर कर सकता है इसके लिए ना, इससे बाहर वाली रेस तेरे काम की नहीं है। समझ गया? आई छोटा हो गया, समझ में आया? बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है। और छोटा कर लो, एक मिनट ना, मैं तुम्हें मिरर है मेरे पास ना, मैं दिखाता हूँ तुम्हें ना, तुम लोग इसको नोट करो या तो स्फेरिकल एब्रेशन को। आई विल बी बैक इन। देखो भाई, मेरे पास दोनों मिरर है। इसमें शायद ये ग्रीन पॉलिश कर रखी है इन्होंने, ठीक है, तो शायद ये पंगा क्रिएट करेगा थोड़ा सा। आप इस मिरर को देखो, क्या आपको इसमें उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है? देखो बच्चों, ये सामने से हो गया, ठीक है मिरर। आप इसमें समझने की कोशिश करना कि तुम्हें इसमें उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है? देखो, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करने की कोशिश करूँ ना, आपको पता ही नहीं लगेगा बच्चों ना। देखो ये जो है ना, इसका अंदर दबा हुआ पार्ट है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि इधर गड्ढा है। और दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। अब सामने होते ना तो तुम देख पाते, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का लग रहा है। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है बच्चों कि तुम जितना छोटा पोर्शन कट करोगे इसका, देखो जितना छोटा पोर्शन लोगे ना बच्चों, उतना ही ज्यादा वो फ्लैट दिखेगा, नहीं दिखेगा? मतलब बहुत बड़े स्फेयर में से अगर तुमने एक छोटा सा पोर्शन कट किया तो तुम्हें उसका ये अंदर की तरफ, मतलब ये जो है ना अंदर, ये मतलब ग्रीन पॉलिश है एक्चुअली ना इस पे। तो ये क्या कर दे रहा है, ये वो वाला जो इन्होंने इफेक्ट लगा रखा है ना, वो पंगा कर दे रहे हैं, ठीक है। जो क्रोमा इफेक्ट है ना, वो इश्यू कर क्रिएट कर दे रहे हैं। ये जो है ना बच्चों, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जैसे फ्लैट है ऑलमोस्ट, जबकि दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। और ये बच्चों हमारा ये वाला जो है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो इसमें भी पता नहीं लग रहा बच्चों ना, बिल्कुल देखो, बिल्कुल बहुत छोटा सा गड्ढा है, मतलब ना बहुत ही छोटा सा गड्ढा। तो ये जो रेडियस होती है ना बच्चों इसकी, ये वाली जो रेडियस होती है, ये जो सामने से दिख रहा है ना, ये जो रेडियस है ना बच्चों, दिस इज द रेडियस ऑफ अपर्चर। और ये जिस स्फेयर से काटा गया है, एक स्फेयर यहाँ पे होगा, जिस स्फेयर से बच्चों इसको काटा गया ना, उसके रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
समझ में आया? रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ताकि ये प्रॉपर्ली हर एक पैरेलल रे को, रे डायग्राम वगैरह जो भी होंगे उनको सही से कर पाए बच्चों, इसलिए इसको क्या कर रखा है इन्होंने, छोटा पोर्शन काटा है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट तुम्हें पता नहीं लगेगा कि ये कॉनकेव है, मतलब स्फेरिकल मिरर है। तुम हमेशा देखना स्फेरिकल मिरर वगैरह जो जितने भी होंगे ना ठीक ठाक, एक होता है बच्चों वो वाला, क्या कहते हैं, तुमने देखा होगा कार पार्किंग वगैरह में देखा होगा ना तुमने, एक मिरर होता है और वो बच्चों इतना ज्यादा वैसा होता है, वो तुमने देखा है उसमें बड़ा डिस्टॉर्टेड सा इमेज दिखाता है वो, उसमें कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उसमें कर्वेचर बहुत ही ज्यादा होता है, वो फालतू की चीज है, ठीक है, उसमें उसका इंटेंशन अलग होता है उसका ना, इस वजह से उसका इंटेंशन ये होता है कि रिफ्लेक्शन ऐसे करके आपकी आंखों पे आ सके, ठीक है, वो डायरेक्शन चेंज करना चाहता है कि उधर सामने कोई चीज है 90 डिग्री पे आपको दिखाना चाहता है उसको ना। नहीं भाई, मैंने पैसे खर्च किए मंगाने में। आई बात समझ में बच्चों? स्फेरिकल एब्रेशन, रेडियस ऑफ अपर्चर, ये कंफ्यूजन बने ही रहते हैं बच्चों के, रेडियस ऑफ अपर्चर और ये सब समझ में आ गया बच्चों आपको? ओके, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे जैसे एक रे ये वाली आई, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों क्या कहलाएगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा बच्चों। तो रिफ्लेक्ट होके किधर से जाएगी बच्चों? रिफ्लेक्ट होके बच्चों ये सेम एंगल पे इधर से चली जाएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली बच्चों एक रे इधर से आई, नॉर्मल ये होगा यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट होकर बच्चों इधर चली जाएगी इस तरीके से। इन रेज को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही होती है ना बच्चों, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है उसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था ना कि सीम्स टू मीट, तो बच्चों जो जिस जगह पे मीट ये, इसमें तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही होती है बच्चों, इसमें इनको एक्सटेंड करना पड़ता है, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराने के लिए इनको एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है, तो ये बच्चों फोकस कहलाता है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये क्लियर हो गया कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ को विद साइन लिखना चाहूं तो मुझे बताओ इसकी फोकल लेंथ का साइन क्या होगा? इसकी फोकल लेंथ बच्चों नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। जैसे अगर मान लो इसकी फोकल लेंथ, मान लो इसकी रेडियस बच्चों 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस का 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, एफ माइनस का 10 सेंटीमीटर हुआ करेगा। बच्चों एक होती है पावर ऑफ मिरर, मिरर की जो पावर होती है ना बच्चों, पावर जो होती है बच्चों माइनस का 1/fm होती है, माइनस का 1/fm, मिरर के लिए माइनस का 1/fm होती है बच्चों, लेंस के लिए 1/fm होती है, ठीक है। ये बताती है बच्चों पावर जो है कि कोई लेंस कितना ज्यादा कन्वर्जिंग नेचर का है, कोई कितना डाइवर्जिंग नेचर का है, या कोई उसका न कन्वर्जिंग न डाइवर्जिंग नेचर कुछ नहीं है, ठीक है। इसको बच्चों मीटर में रखना होता है। तो जैसे अगर मैं इसकी पावर लिखूं ना बच्चों, तो तुम्हें पता है फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कितनी हो जाएगी? पॉइंट, तो माइनस का 10 डायोप्टर आ जाएगी, ठीक है, सॉरी प्लस का 10 आ जाएगी, माइनस एक और है ना ऑलरेडी, तो इसकी जो पावर आएगी ना बच्चों प्लस का 10 आएगी। बच्चों पावर पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि इस डिवाइस का नेचर जो है कन्वर्जिंग है। पॉजिटिव पावर होने का क्या मतलब होता है? इसका नेचर कन्वर्जिंग है। नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है बच्चों? नेचर डाइवर्जिंग है। अच्छा, किसी चीज को कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर वाली चीज कैसे बोल सकते हो? देखो बच्चों, पैरेलल रेज जो होती है ना, दे डोंट हैव एनी नेचर, मतलब ना उनका कोई कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नेचर नहीं होता। किसी ने पैरेलल रेज को अगर कन्वर्ज कर दिया तो कन्वर्जिंग नेचर कहलाएगा, किसी ने पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया, उसका डाइवर्जिंग नेचर कहलाएगा। ये मिरर पैरेलल रेज के साथ क्या करता है? ये मिरर बच्चों पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर देता है फोकस पे।
तो इसका नेचर बच्चों कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का नेचर क्या होता है बच्चों? कन्वर्जिंग होता है। इसकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और ये सारी की सारी कहानी तुम्हें समझ में आ गई बच्चों? और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव क्या होती है, ये वाली बात समझ में आ गई तुम्हें? लिख लो जल्दी से, यहां तक लिख लो। आ रहा हूँ कॉन्वेक्स वाले पे भी आ रहा हूँ, उसको भी क्लियर करना है ना इसके बारे में भी। इतना क्लियर तो मिरर तो मैंने कभी नहीं पढ़ा होगा ना इतना इतना क्लियर मिरर तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। एक 15 मतलब क्लास का टाइम 1:15 मतलब 1:15। आगे बढ़े बच्चों। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इसकी फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अगर इसकी रेडियस मान लो 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों? तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी ना बच्चों, प्लस का 10 सेंटीमीटर होगी। क्यों? आपको डिस्टेंस मेजर कहां से करनी है? यहां से। कोई चीज इधर से मिरर के पीछे की तरफ है पॉजिटिव, इधर की तरफ है नेगेटिव, तो ये 10 सेंटीमीटर प्लस का आएगा। इसकी जो पावर आएगी ना बच्चों, वो माइनस का 10 डायोप्टर के बराबर आएगी। इसका नेचर बच्चों डाइवर्जिंग नेचर होता है। इस लेंस का नेचर बच्चों डाइवर्जिंग होता है। दिख भी रहा है, पैरेलल रेस को फैला दे रहा है ये। ठीक है, पैरेलल रेस को बच्चों उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे आ रही थी उनको फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया। F10 कैसे आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना फोकल लेंथ। ये किसी ने मतलब, ये तो तेरा जो है मतलब जेन्युइन डाउट था भाई ये तो ना। ठीक है बच्चे, समझ गया? तो पक्का ड्रॉपर है, पक्का तूने आईआईटी की ठान रखी है दिमाग में। स्फेरिकल एब्रेशन तक बच्चे सारे बच्चों ने कर लिया, कंप्लीट कर लिया बच्चे यहाँ तक। ठीक है, स्फेरिकल एब्रेशन तक कंप्लीट हो गया। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। हेडिंग डालो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। देखो भाई, जो जिस लेवल पे मैं क्लियर करके चल रहा हूँ ना, इस लेवल का अगर आपने क्लियरिटी हर टॉपिक में कर लिया ना, तो फिजिक्स तो तुम फोड़ के आ जाओगे। आज भी मेरे पास सैकड़ों मैसेज पड़े हुए हैं, सर फिजिक्स में बचा लिया, फिजिक्स में ये आया मेरे कुछ और, मतलब अच्छा ही फीडबैक है मतलब ना। तो मेहनत करता हूँ तब जाके फीडबैक आता है। अरे तुम एक, अच्छा चलो, तुम में से बहुत सारे लोग मेरे को जानते नहीं है एक्चुअली ना, तुम में से बहुत सारे तो मतलब जस्ट ठीक है बैच स्टार्ट हुआ है तो ऐसे जुड़ गए होंगे। मैं एक ऐसा फैकल्टी हूँ अनअकैडमी का जिसका कोई मतलब अनअकैडमी में जुड़ने से पहले या बहुत ज्यादा एक्टिव यूट्यूब चैनल नहीं है। ठीक है, आप मुझे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फेमस नहीं पाओगे। ठीक है, अनअकैडमी यहाँ पे मैंने मचा रखी है। ठीक है, वो मेहनत की बदौलत है। तो मेहनत करता हूँ बच्चों के साथ। तो यहाँ पे कभी तुम लोगों ने मार्केट में किसी भी बच्चे को प्लस पर पढ़ने के बाद ये नहीं बोलते हुए देखा होगा कि कैलाश सर से पढ़ा मैंने और कैलाश सर से मैंने मतलब उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। यू विल नेवर फाइंड दिस काइंड ऑफ कमेंट। कह देगा क्या, देखो मैं जानता नहीं हूँ सर को, क्योंकि हम उतने पॉपुलर नहीं है, पर ये नहीं कहेगा कि वो खराब पढ़ाते हैं। ठीक है, जो पढ़ लिया वो तारीफ करेगा, नहीं पढ़ा वो ये कह देगा कि यार मैं जानता नहीं हूँ। तो ये यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मतलब लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, खैर ये चीजें तो खैर तुम लोगों से क्या शेयर करना है। पर मैं ये बता रहा था कि मैं मेहनत करता हूँ दिल से। ठीक है, इसलिए मैं बच्चों आज इस पोजीशन में बना हुआ, मतलब जहां मैं हूँ आज, बिना किसी यूट्यूब चैनल के। आप जानते हो अनअकैडमी पे ज्यादातर यूट्यूबर और वही ज्यादातर फेमस होते हैं जिनके यूट्यूब चैनल या ऐसे लोग जो मतलब बहुत सारा मतलब लाइक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या ऑलरेडी ऑनलाइन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनको। ठीक है, ऐसे लोग। मेरा तो ऑनलाइन भी एक्सपीरियंस नहीं था, पर मेहनत के बलबूते पे बच्चों आज मैं यहाँ आप लोगों तक, आप आज आप देखते हो अनअकैडमी का जब टॉप बैच लॉन्च होता है, आई एम देयर। दिस इज द टॉप बैच ऑफ अनअकैडमी, मतलब ना जो भी चल रहा है आपका ना। सो ये जो टॉप बैच है ना बच्चों, उसमें
टॉप एजुकेटर वाली पोजीशन तक पहुंचना बहुत मेहनत लगती है उसमें ना। चल, यहां तक हो गया बच्चों, समझ में आ गया? ओके, अब बच्चों बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय दी स्फेरिकल मिरर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने तुम्हें शुरुआत से जब स्फेरिकल मिरर पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो मैंने एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि आप यहाँ पे एक चीज की इंपॉर्टेंस समझो कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का छोटा होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यहाँ पे जो एक्चुअली जो डिस्कशन कर रहे हैं ना हम लोग, वो बच्चों अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है वो, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फोकस से चलेगी, तो बच्चों वो वहां पे सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आएंगे। ऐसे बच्चों जब हम इमेज फॉर्मेशन कराते हैं ना इससे, तो बच्चों यहाँ पे हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं ऑलरेडी। इसलिए तुम लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि फोकस से नहीं जाती रेस, क्योंकि वहां ये कंसीडर कर लिया जाता है कि बच्चे को ये चीज हमने या उन्होंने बोला भी होगा कि टीचर पढ़ाने वालों को पता होता है भाई ना ये चीज कि ये सारा डिस्कशन स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे भी ध्यान रखना कि इमेज फॉर्मेशन, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन में क्या रिलेशन होता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, किस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे भी बच्चों ध्यान रखना, वो जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है ना बच्चों, यहाँ पे जो एंगल वगैरह जिनके साथ डील कर रहे होंगे वो सारे के सारे छोटे ही कंसीडर करके हमें चलने, सारे डेरिवेशन बच्चों उन्हीं के लिए। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इज टेकन, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इज टेकन, ठीक है बच्चों। तो छोटे एंगल बच्चों हमें सारे कंसीडर करके चलने हैं। मतलब हमें पैरेक्सियल रेस के लिए बात करनी है बेसिकली ना, हमें बात करनी है बच्चों पैरेक्सियल रेस के लिए। पैरेक्सियल रेस विद स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रेस होती है उनको हम पैरेक्सियल रेस बोलते हैं। ये बच्चों डायग्राम बना लो, एक मिरर बनाओ। अगर ये प्रॉब्लम नहीं चल रही होती तो मैं इसको खुद बनाता, ये बनाता, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करता, ये वाली लाइन ड्रॉ करता, ठीक है। इसको बहुत जल्दी दूर करवा दूंगा, टेंशन मत लेना तुम ना। यहाँ पे बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों। कभी भी बोला जाए ना एक चीज, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, देन इट इज रियल। ये भी ध्यान रखना, रियल के बारे में बहुत सारी बातें की मैंने, लेकिन कभी ऐसे बोलो ना कोई एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को तुम प्लेस ही नहीं कर सकते। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस करोगे? अगर प्लेस्ड वर्ड है ना बच्चों, तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, बता दिया था ये, ओके। तो यहाँ पे बच्चों एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मुझे इमेज फॉर्मेशन करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, तुम्हें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट से रेज इंसिडेंट कराएंगे मिरर के ऊपर, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इमेज कहलाएगा। तो बहुत सारी इमेज तुम, बहुत सारी रेस तुम इंसिडेंट करवा सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें प्लेन मिरर में भी बताया था कि दो रेस का भी इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपने देख लिया ना, तो भी बच्चों आपका काम बन जाएगा। तो मैंने सिर्फ दो रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे करवाने वाला हूं। तो आपने कहा कि सर ठीक है, तो आपने एक रे भेजी बच्चों, कौन सी वाली, ये वाली, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गई। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है ना बच्चों, वो खुद नॉर्मल का काम करती है। तो ये रे बच्चों नॉर्मली इंसिडेंट हुई किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। जो रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो वो ऑब्वियस सी बात है सेम रास्ते वापस चली जाएगी। तो एक रे बच्चों जो इधर से गई वो इस रास्ते वापस आ जाएगी। तो एक तो बच्चों मेरे को पता लग गई, ये वाली एक रिफ्लेक्टेड रे तो मेरे को पता है कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्या ये इमेज से पास होनी चाहिए बच्चों, जो रिफ्लेक्ट होके आई है, क्या ये इमेज से पास होनी चाहिए? यस, हर एक रिफ्लेक्टेड रे बच्चों इमेज से पास होगी। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आई है वो भी रिफ्लेक्ट, वो भी किससे पास होगी बच्चों, इमेज से पास होगी। मतलब मुझे एक बात पक्का पता लग गई कि जो इस वाले पॉइंट का इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है भाई, तो इसका जो इमेज है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल के एक्सिस के अलोंग वाली रिफ्लेक्टेड रे भी इमेज से पास होनी चाहिए, और ये रे पूरा टाइम प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। ओके, एक रे भेजेंगे बच्चों हम, जो है इन जनरल हमने एक रे ली, ये वाली,
हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन किया तो ये बन गया बच्चों नॉर्मल, ये डॉटेड वाली लाइन नॉर्मल है, ये बच्चों हो गई इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर कोई रे इधर से आई तो जाएगी किधर से, इधर से जाएगी या नहीं जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों ऐसे निकल गई। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बच्चों, ये इसका इमेज कहलाएगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इमेज कहलाएगा। इमेज पता लग गया बच्चों आपको, ओके। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों अल्फा, इस एंगल को बोलते हैं बच्चों बीटा, इस एंगल को बोलते हैं बच्चों गामा। बच्चों यहां पे जो अल्फा बीटा एंड गामा है ना बच्चों, ये ओए ये किसने कहा कि फोकस पे जाएगा, अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल, ठीक है बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अल्फा बीटा गामा को आपको छोटा रखना है तो तुम ये समझ रहे हो बच्चों, ये जो पॉइंट है ना ये इस ओरिजिन के बहुत क्लोज होगा। मतलब देखो तुम बताओ, अगर तुम्हें जैसे ये है, तुम्हें ना यहां से एक रे भेजनी है और वो छोटा एंगल में भेजना है, वैसे तो बच्चों पता है मुझे डायग्राम पता है क्या बनाना चाहिए, एक्चुअली ये वाला, और फिर इसको ऐसे निकालना चाहिए था, ठीक है ये। लेकिन तुम्हें पता है इसे समझाने में कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये इस डायग्राम को बच्चों जूम करके ये बना रखा है। तो क्या तुम्हें ये समझ में आया कि ये जो एम वाला पॉइंट है जिसपे आप इंसिडेंस रे कंसीडर कर रहे हो बच्चों, वो पोल के जस्ट ऊपर दिखाई दे रहा है तुम्हें। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, दिखाने को बेशक तुम्हें ऐसे दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों ये यहाँ वाला पॉइंट है, यहाँ वाला। तो अगर मैं यहां से एक नॉर्मल डालू बच्चों और इसको एन बोलू ना, तो बच्चों अगर ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आपने कंसीडर किया है तो एनपी जो है ना बच्चों ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, ओके। अच्छा ये सारे एंगल बच्चों छोटे भी हैं, ये एंगल बच्चों आई के बराबर होगा और ये भी आई के बराबर होगा बच्चों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों ये जो बीटा है ये एक्सटीरियर एंगल होगा नहीं होगा इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये अल्फा प्लस का आई के बराबर आ जाएगा। ये गामा जो है बच्चों ये बीटा प्लस का आई के बराबर हो जाएगा। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो तो बीटा माइनस का गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस का बीटा, आई का खेल खत्म हो गया। अल्फा प्लस का गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई। क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो मैं ये भी पता होगा कि साइन अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा। सिमिलरली बच्चों बीटा के लिए लगेगा क्योंकि सारे एंगल छोटे हैं, तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा टेन अल्फा प्लस का टेन गामा इज इक्वल टू 2 टेन बीटा, क्योंकि एंगल छोटे हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हमने लिया है, उसकी वजह से हम इसको लिख पाए। टेन अल्फा की वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे एम एन डिवाइडेड बाई ओ एन। अब ओ एन लिखूं या ओपी लिखूं बात एक ही है बच्चों, क्योंकि एन और पी के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है। टेन गामा होगा बच्चों एम एन डिवाइडेड बाई आई पी और 2 टेन बीटा होगा एम एन डिवाइडेड बाई सीपी। एम एन कट जाएगा बच्चों। एक चीज का ध्यान रखना, अब मुझे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, किसकी, ओपी सीपी आईपी की। सारी डिस्टेंसेस यहां से मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं बच्चों यू, इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं वी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मतलब आर डिस्टेंस होता है। इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, इधर वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी, तो जो ओपी है वो माइनस का यू के बराबर होगा। आईपी जो है माइनस का वी के बराबर होगा और सीपी जो है बच्चों माइनस का आर के बराबर होगा। अगर मैं इनको पुट कर दूं बच्चों तो यहाँ पे 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2 अपॉन आर विच इज एफ। 1 अपॉन एफ बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है बच्चों, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन में रिलेशन, कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा तो इमेज यहां बनेगी। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन में रिलेशन बता देगा। लिख लो बच्चों जल्दी से ना इसको।
हम तो डिस्टेंसेस को रख रहे हैं ना, सीपी माइनस आर के बराबर रखेंगे। एक मिनट, कोई डाउट बच्चों किसी को यहां तक? देखो भाई, टेन वाला जो स्टेप है ना, हमें पता है कि छोटे एंगल होते हैं ना तो उनका साइन और टेन की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर ही होती है और एंगल के बराबर होती है। साइन थीटा थीटा के बराबर होता है अगर थीटा छोटा है तो, साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा थीटा के बराबर होता है अगर थीटा छोटा है तो मैंने क्या किया कि अल्फा की जगह पे टेन अल्फा रख दिया, गामा की जगह टेन गामा रख दिया, बीटा की जगह टेन बीटा रख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/v + 1/u = 1/f हमारे पास आ गया। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या हम इस फॉर्मूले को अच्छे से लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में डेराइव किया गया है। अब सिचुएशन चेंज होगी तो बच्चों इस फॉर्मूले में साइन भी चेंज होंगे ना उसके हिसाब से। ये इसके हिसाब से डेरिवेशन किया गया है, इसको जनरलाइज कर दिया गया। आपको हर एक सिचुएशन के हिसाब से बच्चों विद साइन वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ये इसके लिए वैलिड है, ये इसके लिए वैलिड है, बट ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। हमने डेरिवेशन एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कर रहे हैं तो फिर उसको जनरलाइज कर देंगे, तो ये जनरलाइज हो गया यहां से ना। ओके, नेक्स्ट। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द फिगर शोन बिलो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम द पोल। अभी लिखा नहीं तुम लोगों ने, लिखो जल्दी से। डन। इसमें बच्चों आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज बतानी है फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि आज अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना पूरा कॉन्सेप्ट इसका, तो कल वाली क्लास में मैं आप लोगों को थोड़े एडवांस इलस्ट्रेशन करा पाऊंगा, ठीक है। आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास थी, अगली क्लास में मैं आपको प्रॉब्लम्स खैर वो भी कराना है। खैर मेरे को अभी मैग्निफिकेशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में भी आज ही बात करनी है, उसके बारे में कम से कम बात तो कर ही लेनी है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में ना, ताकि मैं आपको थोड़ा होमवर्क भी दे पाऊँ और कल मैं निपटा पाऊँ इसको ना, पूरे टॉपिक को निपटा सकूँ। नहीं निपटा पाया तो थोड़ा बहुत ही रह जाए। पांच आ गया आंसर आपका? ओके, बहुत बढ़िया यार। तो फॉर्मूला बच्चों इसमें क्या लगेगा, 1/v प्लस का 1/u = 1/f। पहले तो बच्चों अपन सारी की सारी वैल्यूज देखते हैं कौन कौन से हमें क्या क्या गिवन है। मुझे बताओ कि रेस जो जाएंगी वो ऐसे जाएंगी या नहीं जाएंगी, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी बच्चों। ये ओरिजिन हो गया। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम पॉजिटिव मानते हैं। अच्छा, इसका जो फोकस होता है बच्चों कॉन्वेक्स का, इधर होता है नहीं होता है बच्चों इसका फोकस? आपने कहा हाँ सर। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो पॉजिटिव आएगी और r/2 के बराबर आएगी। r/2 मतलब 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसकी फोकल लेंथ बच्चों 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गई हमारे पास ना। ओके, u क्या होता है बच्चों, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेकिन ये किधर की तरफ है, नेगेटिव साइड में। तो क्या u की वैल्यू माइनस का 10 सेंटीमीटर के बराबर आएगी? ये वाली बात किसी को परेशान कर रही है भाई? तो u की वैल्यू -10 को लिखिए, समझ में आ गया आपको? इधर है, ठीक है। अगर इधर होता तो बात अलग होती। तो 1/v प्लस का 1/u, u की जगह रख दो बच्चों -10 = 1/10। 1/v = 1/10 प्लस का 1/10। तो v की वैल्यू आ रही होगी बच्चों यहाँ से 5 सेंटीमीटर के बराबर और प्लस का आ रही है। प्लस का आने का क्या मतलब हुआ बच्चों, इमेज किधर बनेगी? इमेज बच्चों इधर बनेगी, इधर यहां पे बन रही होगी इमेज ना। यहाँ पे कैसे बन रही होगी बच्चों, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऐसे चली जाएंगी, एक्सटेंड कराने पे बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। और ये इमेज कैसा होगा, ये इमेज वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज होगा बच्चों ना। ये
वर्चुअल इमेज बनेगा फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पीछे की तरफ। पॉजिटिव आने का मतलब क्या तुम्हें आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई? क्या ये तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ में आ गई? ठीक है, मतलब साइन कन्वेंशन वाली बात समझ में आ गई ना तुम सारे बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करके बताओ बच्चों जल्दी से। फॉर द गिवन फिगर बिलो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द पोल। बताओ भाई जल्दी से। ए ऑप्शन आ गया? इतना जल्दी सॉल्व कर दिया तुमने? ये ऑब्जेक्ट कौन सा बच्चों? ऑब्जेक्ट कौन सा है? अरे वाह यार इतना जल्दी निपटा दिया, बहुत बढ़िया। ओके यार, पावर कट हो गया था। चलो, इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिया था, सॉल्व कर लिया था ना आप लोगों ने? ठीक है, बढ़िया। टाइम भी मतलब क्वेश्चन तो मैं नया दे गया था कम से कम तुम लोगों को ना। करें भाई, डिस्कस करें फिर इस वाले क्वेश्चन को। ओके, ए ऑप्शन आ रहा है आपका ना बच्चों। इसमें इसका आर जो है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव। फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों? माइनस का 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। बस बता दे रहा हूं, ये बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इधर की तरफ वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए यू जो होगा ना वो प्लस का 10 सेंटीमीटर होगा। 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 10। और बच्चों 1 अपॉन वी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस का 1 अपॉन 10, तो वी की वैल्यू आ रही होगी बच्चों माइनस का 5 सेंटीमीटर के बराबर। माइनस का 5 सेंटीमीटर आ गई। माइनस का 5 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हो तुम लोग सारे के सारे? माइनस 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ ये ऐसे, ये रेस ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है, ये यहां से ऐसे करके जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बच्चों रियल इमेज बन रहा होगा, ठीक है, रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन है ये वाला, अगला वाला आप घर से करके आओगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके आना है। और होमवर्क में बच्चों आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस जो आपको ट्राई करके आने हैं। रुक जाओ भाई, होमवर्क ले जाओ। शीट का जो होमवर्क है, मुझे लगता है ये तो पूरा डिस्कस हो ही गया था बच्चों। तो अब 13th नंबर क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, 14th आपको करना है। 15 नंबर क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, मतलब 15th भी करना है आपको बच्चों। ठीक है, 15 तक करने हैं।
पांचवा करना है बच्चों आपको, सब्जेक्टिव का पांचवा क्वेश्चन करना है। बस इतना ही करना है अभी ना, ठीक है। बाय। और एक क्वेश्चन मैंने जो दिया वो वाला करना है।